हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आपके राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस आने वाली है उसका अगला टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें से सवाल आने के आपके पूरे चांस हैं एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। सबसे पहले सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर आपके विभेदी, पारगम्य और विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोशिका झिल्ली जो कहाँ पे पाई जाती है, कोशिका का जो आपके जीव द्रव्य है उसके चारों तरफ आपके कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और आगे है आपके विविधि पारगम्य है, मतलब पदार्थों का आदान प्रदान कर सकती है। मतलब कोशिका के अंदर से पदार्थ बाहर जा सकते हैं और बाहर से कोई भी पदार्थ अंदर आ सकता है, वो उसका मतलब हो गया पारगम्य। विद्युत आवेशित, मतलब कोशिका की जो सतह है उसके ऊपर आवेश होंगे, मतलब धनात्मक हो सकते हैं या ऋणात्मक हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपके है चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है। चयनात्मक झिल्ली मतलब कोशिका को जो पदार्थ चाहिए वही पदार्थ अंदर लेगी, ना कि कोई हानिकारक पदार्थ को अंदर लेगी, ठीक है ना। और जो पदार्थ उसको बाहर भेजने हैं उसको वो आपके सेलेक्ट करके बाहर भेज सकती है, तो वो एक चयनात्मक झिल्ली हो गई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, यह झिल्ली मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। आगे है अगला पॉइंट, इम्पोर्टेंट है। इसे श्री सी क्रेमर एवं नेगेली ने कोशिका कला एवं प्लोव ने जीव द्रव्य कला कहा। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका कला नाम किसने दिया, दो वैज्ञानिक है, एक तो आपके सी क्रेमर और नेगेली। और जीव द्रव्य कला नाम किसने दिया, तो आपके प्लोव ने, ठीक है ना। दोनों ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अपन बात करेंगे अब कोशिका झिल्ली के मॉडल की, मतलब कोशिका झिल्ली किस प्रकार से बनी है, उसके आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं, उनको देखेंगे अपन। इसमें से एग्ज़ाम में सवाल बनता है कि कौन सा मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, ये तो आपके सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। दोस्तों आप सबसे पहले पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम डेनियली एवं डेवसन 1938 में इसकी संरचना सैंडविच के समान बताई। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सैंडविच मॉडल किसने दिया, तो आपके डेनियली और डेवसन ने दिया। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, वो कैसी है, सैंडविच के समान है, ठीक है ना। सैंडविच में क्या होता है दोस्तों, अपने को पता है, ऊपर नीचे तो ब्रेड होती है और अंदर आपके क्या होता है, बटर, पनीर वगैरह, चीज़ वगैरह अंदर डाली हुई होती है, ठीक। उसी तरीके से ये मॉडल बताया गया। इसमें क्या है, इसमें दो सघन प्रोटीन परतों के बीच वसा का स्तर पाया जाता है। तो अपने को तुलना करनी है किससे, सैंडविच से। तो इसमें क्या हुआ, दो सघन प्रोटीन की परतें हैं, दो प्रोटीन की परतें हैं, जैसे कि सैंडविच में ऊपर नीचे ब्रेड होती है वैसे प्रोटीन की परतें हैं। बीच में आपके जो चीज़ वगैरह होता है वहाँ पर क्या होगा, वसा है, ठीक है ना। आपके जो सैंडविच के अंदर ऊपर नीचे वाली ब्रेड तो प्रोटीन है और बीच वाली जो चीज़ है वो क्या है, वसा है। तो इस प्रकार से नाम क्या दे दिया, सैंडविच मॉडल, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन परतें जो है वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये मोटाई है उसकी, जबकि वसा का स्तर जो इनके बीच में होता है, मतलब दो प्रोटीन परतों के बीच में क्या है, वसा है, और वसा की मोटाई कितनी है, 30 से 35 एंगस्ट्रॉन होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो जीव कला जो है, मतलब प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली है, वो पूरी कितनी होती है,
70 से 80 एंगस्ट्रॉन मोटी परत होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है सैंडविच मॉडल। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने दिया? सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, डेनियली और डॉसन ने दिया था, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने क्या बताया? 2 प्रोटीन की परतें हैं, बीच में वसा है, जिससे कि आपके 2 ब्रेड, जो आपके सैंडविच के अंदर ब्रेड होती है और बीच में चीज़ होता है, उस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना इसको। चलते हैं आगे दोस्तों, सैंडविच मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, प्रोटीन परतें जो होती है वो एक मोटी एवं जल स्नेही, तो ये दोस्तों इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, जल स्नेही, जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, होती है। मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि जो प्रोटीन है वो जल स्नेही है, मतलब जल से स्नेह करने वाली ही है, मतलब जल के पास में रह सकती है। ठीक है ना, वो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, समान समान को घोलता है। मतलब यदि एक जैसे 2 तरह के यौगिक होते हैं, एक आपके ध्रुवीय यौगिक, एक होता है अध्रुवीय यौगिक। तो ध्रुवीय ध्रुवीय आपस में मिल सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक आपस में नहीं मिलते हैं, मतलब समान समान को घोलता है। उस सिद्धांत पर अपने देखना है कि जो प्रोटीन परतें होती है वो कैसी होती है, जल स्नेही होती है, मतलब इसके पास में जल रह सकता है। ठीक है ना, जबकि दूसरा है फॉस्फोलिपिड। इसकी अपन बात करें तो परतें अणुओं की 2 पंक्तियां होती है फॉस्फोलिपिड की, और विपरीत दिशा की ओर होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको। तो दोस्तों मैंने बताया जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनकी 2 पंक्तियां होती है, और दोनों कैसी होगी, विपरीत दिशा में होगी। अपन इसको डायग्राम से देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या है, ऊपर और नीचे देख सकते हैं अपन। सबसे इधर आपके प्रोटीन है, ये जो आपकी येलो कलर में दिख रही है, और नीचे भी तरफ भी क्या है, प्रोटीन है। जैसे कि सैंडविच में ब्रेड होती है आपके ऊपर और नीचे, जैसे ऊपर की तरफ ये येलो क्या है, प्रोटीन है, और इसके बीच में क्या है, वसा है। और वसा को मैंने बताया था कि 2 परतों के रूप में है, पहली परत और दूसरी परत, 2 परत है इसमें। ठीक है दोस्तों, और दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। मतलब ये जो आपके फॉस्फोलिपिड होते हैं, इसकी संरचना ऐसी होती है, इसका ऊपर का ये एक सिर एक भाग सिर होता है, और पीछे होती है इसकी पूंछ। 2 भाग होते हैं फॉस्फोलिपिड की, अपन बात करेंगे ना। एक तो ऊपर वाला भाग सिर, नीचे होती है पूंछ। ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे एक तो इस तरफ है, एक का मुंह इस तरह नीचे है, और फिर जो पूंछ है वो एक दूसरे के सामने है। तो यही चीज़ मैंने बताई कि विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं ये चीज़ बताइए मैंने। फॉस्फोलिपिड वसा की परत में अणुओं की 2 पंक्तियां विपरीत दिशा की ओर होती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्रत्येक फॉस्फोलिपिड अणु में एक जल विरागी हाइड्रोफोबिक अध्रुवीय सिरा बीच की तरफ होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो बीच की तरफ जो सिरा है वो जल विरागी है, मतलब जल से दूर रहने वाला है, वो अध्रुवीय है। जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो ये जल के साथ नहीं रहता, जल से दूर रहता है, तो अध्रुवीय सिरा है जो बीच की तरफ होगा। फॉस्फोलिपिड के जो दोनों सिरे हैं वो बीच की तरफ होगी, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। डायग्राम में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ जो आपकी येलो कलर की है वो क्या है, प्रोटीन है। नीचे भी आपके प्रोटीन है। बीच में क्या है, वसा है। वसा मतलब फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड की इतनी 2 परतें हैं, और दोनों परतें कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है ना, ये आपका कौन सा मॉडल हो गया, सैंडविच मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया, डेविसन और डेनियल ने दिया। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आपका अगला मॉडल है प्लाज्मा झिल्ली का इकाई कला मॉडल। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, उसका सवाल बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्टसन ने। वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्टसन। 1958 में जीव द्रव्य कला की संरचना के बारे में एकक या इकाई कला
का सिद्धांत दिया। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके अनुसार यह झिल्ली वसा एवं प्रोटीन से बनी है। तो किससे बनी है? वसा और प्रोटीन से बनी है। मोटाई इन्होंने कितनी बताई है? 70 से 80 एंगस्ट्रॉन मोटाई है। इकाई कलाई एकक झिल्ली होती है। ठीक है। अगली बात करें अपन, यह विभिन्न कोशिकांगों में एक या दो स्तरों में पाई जाती है। मतलब जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं उनके, कोशिका के बाहर तो दोस्तों पाई जाती है, पर कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनमें भी क्या होती है? झिल्ली तो पाई जाएगी। कोई कुछ में एक परत की होती है, एक स्तर की होती है, कुछ में 2 स्तर की प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलती है अपने को। जैसे अपन देखें आपके हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें तो क्या होती है? दोहरी, मतलब 2 आपके स्तर होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के। बाकी जो लाइसोसोम है, स्फीरोसोम है, रिक्तिका है, इन सब में क्या होती है? एकल परत पाई जाती है। किसकी? प्लाज्मा झिल्ली की। ये बात किस में बताई गई है? इकाई कला मॉडल में बताई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। वसा और प्रोटीन से बना है और कोशिकांगों में भी 1 या 2 स्तर होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के। 2 स्तर किस में होते हैं? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। बाकी जो लाइसोसोम, स्फीरोसोम और रिक्तिका में केवल 1 स्तर पाया जाता है। किसका? प्लाज्मा झिल्ली का। दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो ये अपने आपके इकाई कला मॉडल, जिसमें देख सकते हैं अपन बाहर की तरफ प्रोटीन की परत है और इधर भी आपके प्रोटीन की परत है। बीच में क्या है? ये वसा है। क्या है? वसा। ठीक है। 2 स्तर, वसा के 2 स्तर हैं इसमें। आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्लाज्मा का किसने दिया? रॉबर्टसन ने। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसको भी। चलते हैं आगे की तरफ। तो आपका अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, सबसे बेस्ट मॉडल है कोशिका झिल्ली का। तो इसमें से सवाल बनने के चांस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आपका है तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है ना, तरल मोज़ेक मॉडल। तो किसने दिया? सबसे पहले इम्पोर्टेंट, कोशिका झिल्ली की क्रियाविधि को आधार बनाकर इन्होंने सिंगर एवं निकोलसन, दोस्तों ध्यान रखेंगे कब? 1972 में सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना, तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। किसने? सिंगर और निकोलसन ने। किस आधार पर किया? कोशिका झिल्ली की जो क्रियाविधि है उसके आधार पर। ध्यान रखेंगे, क्रियाविधि के आधार पर इन्होंने बताया। आगे देखें इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि 75 एंगस्ट्रॉन मोटी फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी, फॉस्फोलिपिड क्या? एक तरह की वसा है और प्रोटीन से बनी झिल्ली होती है। ठीक है। और इसके बीच के भाग में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड या वसा के 2 स्तर होते हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छा बताया है। आगे देखते हैं, जिसमें दोनों तरफ जल स्नेही, मतलब जो झिल्ली का बाहरी भाग है और आंतरिक भाग है, दोनों तरफ क्या होते हैं? जल स्नेही, मतलब हाइड्रोफिलिक भाग होते हैं। जो जल से स्नेह करने वाले भाग आपकी प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ, सबसे बाहर, और इधर की तरफ, दोनों तरफ होंगे। और बीच में क्या होगा? जल विरागी भाग होगा। कौन सा? वसा का। जो जल स्नेही भाग थे ऊपर और नीचे, वो तो प्रोटीन है, और बीच में जो आपका जल विरागी भाग है, हाइड्रोफोबिक भाग है, वो क्या है? वसा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। तो अपने कहा कि मॉडल में प्रोटीन और वसा है, बाहर की तरफ की परतें प्रोटीन है, बीच में आपके वसा है। प्रोटीन भी दोस्तों इसमें 2 प्रकार की होती है। ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार से प्रोटीन होती है। पहली तो है आपके बाह्य या परिधीय प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये क्या होती है? दोनों सतह पर ऊपर और नीचे एक अणु मोटी की तह बनाती है। और कुछ आंतरिक या समाकलन प्रोटीन। दूसरी कौन सी प्रोटीन है? आंतरिक या समाकलन प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, वसीय परत के बीच में धसे रहती है। मतलब परिधि और बाह्य प्रोटीन तो क्या है? आपके बाहर की तरफ है,
जबकि जो वसीय परत है वो क्या है, आपके वसीय मतलब जो आपके आंतरिक या समाकलन प्रोटीन की बात करें अपन, वो कहाँ पर है, वसीय परत में धसी हुई है, ठीक है ना, और छिद्र युक्त दीवार बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, दो प्रकार की प्रोटीन है। पहली है आपके बाह्य या परिधीय प्रोटीन, जो कि आपके ऊपर की तरफ होती है, ठीक है ना, और जो दूसरी आंतरिक, नाम से ही पता चल रहा है, ये वसा के अंदर धसी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे अपन इसको डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने जो चीज़ बताई है प्रोटीन वाली, ये देखो डायग्राम, इसमें जो आपको ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये वसा है, फोस्फोलिपिड है, ठीक है ना, ये सारी क्या है, वसा है। वसाओं के सिर भागे और इनके नीचे ये क्या, इनकी पूंछ है, ठीक है। ये एक तो ये परत हो गई, ये दो परतें हो गई, दोनों आपस में विपरीत दिशा की ओर है। और अपन दो प्रकार की प्रोटीन बताई थी। पहली प्रकार की प्रोटीन ये रही, जो कि बाहर की तरफ होती है, ठीक है ना, जिसे अपन कहें बाह्य या परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी प्रोटीन मैंने बताई आंतरिक और समाकलन प्रोटीन, जो कि क्या है, आपके वसा की परतों में धसी हुई। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये प्रोटीन जो है वो आपके वसा की परत में धसी हुई है। तो ये कौन सी प्रोटीन होगी, आपके आंतरिक या समाकलन प्रोटीन, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान रखनी है इस डायग्राम में, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इन्हीं प्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जो आपके समाकलन प्रोटीन है, इनकी सहायता से क्या होती है, ये पदार्थों का आवागमन है उसको नियंत्रित करती है। मतलब कोशिका के अंदर पदार्थों का लाना है या कोशिका के बाहर पदार्थों को भेजना है, तो कार्य जो है वो प्लाज्मा झिल्ली ही करती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर निकालने का कार्य इन्हीं समाकल प्रोटीनों के माध्यम से संपादित होता है, जिसमें आपके अवशोषण करना है किसी का, या स्त्रवण करना है, या विसर्जन करना है प्रमुख कार्य। मतलब कोई चीज़ को कोशिका के अंदर लाना है तो भी आपको समाकलन प्रोटीन की आवश्यकता है, या किसी चीज़ को कोशिका से बाहर भेजना है, विसर्जन करना है, तो भी अपन समाकलन प्रोटीनों की सहायता से करेंगे। इस प्रकार क्या हो गया, आपकी जो कोशिका झिल्ली होगी वो चयनात्मक झिल्ली का कार्य करती है। मतलब जो पदार्थ कोशिका के अंदर लाने हैं उनको अंदर लाने देती है, बाकियों को अंदर नहीं आने देती है, और जिन पदार्थों को बाहर भेजना होता है वो अपने अनुसार बाहर भेज सकती है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके मॉडल हो गया कौन सा, तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना दोस्तों। ये मैं डायग्राम आपको बता दिया है। ये आपके वसा की परतें हैं और दो तरह की प्रोटीन है। पहले नंबर आपके बाह्य और परिधीय, दूसरी जो है आपके आंतरिक और समाकलन प्रोटीन, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब कुछ प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण होते हैं दोस्तों। मतलब प्लाज्मा झिल्ली अपने आप में कुछ परिवर्तन करती है और कुछ विशेष कार्य करने के लिए। तो कौन कौन से कार्य है देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में कभी कभी कुछ विशेष कार्य हेतु संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, एपिथेलियम कोशिकाओं, दोस्तों ध्यान रखना, एपिथेलियम कोशिकाओं में अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इनकी जो कोशिका झिल्ली है दोस्तों, वो अंगुली नुमा उभार बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, जैसे कि अपने आमाशय है, मतलब पेट के अंदर है, वहाँ की एपिथेलियम कोशिकाएं हो सकती है, ठीक है। और बाकी भी शरीर के काफ़ी अंग हैं, उनमें अपने एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। जहाँ पर अपने को अवशोषण का काम करना है वहाँ पर मिलेगी अपने को, ठीक है ना। जैसे पेट के अंदर खाना पच गया, अब पचे हुए खाने का अवशोषण करना है तो वो आपकी एपिथेलियम कोशिकाएं करेगी। अब अवशोषण दोस्तों, आपका सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो अच्छे से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अवशोषण हो पाएगा। इसके लिए क्या करती है एपिथेलियम कोशिकाएं आपके पेट के अंदर अंगुली नुमा उभार बना लेती है, जिससे क्या होता है,
सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उन्हीं अंगुली नुमा भार को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोविलाई कहते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं डायग्राम में, ये दोस्तों आपकी क्या है, माइक्रोविलाई है। ये रही आपके माइक्रोविलाई, ठीक है दोस्तों। तो माइक्रोविलाई ये आपके कोशिका है, एपिथेलियम कोशिका है, एपिथेलियम कोशिकाएं हैं और इस कोशिका में आपका न्यूक्लियस है और ये आपके झिल्ली जो है अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले हुए सारे हैं। ये सारे क्या हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध हैं, जिससे क्या हुआ, इनका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया। बढ़ने से क्या हो गया, अवशोषण ज़्यादा कर सकते हैं ये, ठीक है ना दोस्तों। ये तो आपके एपिथेलियम कोशिकाओं में माइक्रोविलाई हो गई, ठीक है दोस्तों। माइक्रोविलाई। दूसरा अपन देखते हैं, कोशिकाओं की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने हेतु कोशिका झिल्ली पर अनेक धागेनुमा संरचनाएं बनती है, जिनको डेस्मोसोम एवं उनमें पाए जाने वाले तंतुओं को टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या होता है, कोशिकाओं को यांत्रिक सामर्थ्य मतलब बढ़ाना है, तो क्या करते हैं दोस्तों, वो कोशिका झिल्ली है, वहाँ पर अनेक धागेनुमा संरचनाएं बन जाती है, ठीक है ना। दो कोशिकाओं के मध्य धागेनुमा बहुत संरचनाएं बनती है, उससे वो क्या करते हैं, उससे आपके पदार्थों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं और वो एक दूसरे को अच्छे से बांधे रखती है, क्योंकि इसमें क्या है, तंतु हैं, कौन से, टोनोफाइब्रिल्स के तंतु हैं जो आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं। जैसा कि मैं डायग्राम बताऊं आपको, देख सकते हैं ये आपके डेस्मोसोम्स, ठीक है ना। तो ये देखो दो कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये झिल्ली है और दो झिल्लियाँ जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। ये आपके क्या हैं, तंतु है जो मैंने बताए, कौन से, टोनोफाइब्रिल्स। इससे क्या होता है, सामर्थ्य बढ़ जाता है, कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति मिल जाती है, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके डेस्मोसोम्स की बात हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं रूपांतरण में, कोशिकाओं में निकटतम संपर्क बनाने के लिए कभी कभी कोशिका झिल्ली पर समान संरचनाएं बन जाती हैं। तो बन जाती हैं, उन्हें अपन इंटरडिजिटेशन बोलते हैं दोस्तों। मतलब कोशिकाएं पास पास में संपर्क स्थापित करना है उनको, तो दोनों जो कोशिकाएं हैं पास वाली, उनकी जो झिल्लियां हैं एक तरह की संरचनाएं बनाती है समान प्रकार की और पास पास आ जाती है, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे, ये डायग्राम है आपके माइक्रोविलाई और डेस्मोसोम्स का, मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके जीव द्रव्य कला या कोशिका कला के कार्यों के बारे में देखेंगे अपन, क्या काम करती है आपके प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला, ठीक है। पहला कार्य देखें आपके, तो कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोई भी कोशिका है उसको एक निश्चित आकार कौन देता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कोशिका को क्या देती है, आकार, निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। दूसरे कार्य की अपन बात करें दोस्तों, तो कोशिकांगों की सुरक्षा करती है, क्योंकि कोशिका के अंदर कोशिकांग है, उसके चारों तरफ क्या है, कोशिका झिल्ली है जो कि उनको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। अगला कार्य देखें अपन, तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है, ये बात हमने बताई है। चयनात्मक झिल्ली मतलब आप जो पदार्थ चाहिए वो अंदर लेगी, जो नहीं चाहिए उनको बाहर, अपनी मर्जी के अनुसार अंदर बाहर करेगी, इसलिए चयनात्मक। और इसके द्वारा पदार्थों का जो संवहन है वो निम्न दो विधियों से होता है। मतलब जो पदार्थ अंदर बाहर ले जा रही है, वो ले जाने की जो विधि है वो दो तरह की विधियां हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। पहली विधि है आपके निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, निष्क्रिय है मतलब
किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देनी है अपने को, मतलब पदार्थों को अपन अंदर भेज रहे हैं या बाहर ला रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पदार्थों का जो स्थानांतरण है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब निष्क्रिय परिवहन में ध्यान रखना, जो स्थानांतरण हो रहा है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है। मतलब अधिक आपके कोई चीज़ है वो कम, जैसे हवा होती है, दाब, जहाँ दाब अधिक है वो कम दाब की ओर अपने आप, इससे कोई ले जाने वाला तो नहीं है हवा को, जहाँ अधिक दाब है वो अपने आप अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। उसी प्रकार ऐसे ही जो आपके पदार्थ हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, तो वो निष्क्रिय परिवहन हो गया। इसमें आपको कोई अतिरिक्त ऊर्जा है नहीं चाहिए, उन अणुओं की जो आपके जा रहे हैं उनकी ऊर्जा ही अपने को चाहिए, कोई बाहर से अपने को कोई ऊर्जा नहीं देनी है परिवहन के लिए। ठीक है ना। जैसे कि आपके विसरण और परासरण, ये दोनों क्या है, निष्क्रिय परिवहन है। विसरण में अपने को, मतलब विसरण और परासरण में होता है क्या दोस्तों, आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, पर दोनों में अंतर होता है दोस्तों। विसरण मतलब विलेय पदार्थ। दोस्तों एक विलयन होता है, विलयन के अंदर दो चीज़ें होती है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है ना दोस्तों। तो अपन विसरण में किसकी बात करेंगे, विलेय की बात करेंगे। मतलब विलेय अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन जो है वो तो विसरण कहलाएगा, जबकि परासरण जो है वो आपके विलायक अणुओं का, विलेय में विलेय की बात आएगी तो विसरण, विलायक की बात आ रही तो परासरण। परासरण में क्या हो रहा है, विलायक के अणु जो हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहे हैं, तो आपके वो क्या हो गया, परासरण हो गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दूसरा अपना है सक्रिय परिवहन। पहला परिवहन तो देख लिया अपने, निष्क्रिय परिवहन। दूसरा आपका क्या है, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें सांद्रण विभव के विपरीत पदार्थ के अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहे हैं तो अपने को क्या देनी पड़ेगी, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाएंगे। तो इस क्रिया में अपने को अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, किस रूप में, एटीपी के रूप में खर्च करनी पड़ेगी ऊर्जा अपने शरीर को, तब जाकर के वो आपके कम सांद्रता से कोई पदार्थ अधिक सांद्रता में जाएगा। ठीक है। अगली इम्पोर्टेंट बात बताऊं दोस्तों मैं, तो इस क्रिया में अपने को वाहक प्रोटीन्स, मतलब अपन ऊर्जा तो दे ही रहे हैं, ऊर्जा के साथ में कुछ ऐसे वाहक की ज़रूरत पड़ेगी जो इन पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ले जा सके। तो वो वाहक होते हैं आपके वाहक प्रोटीन्स, अथवा इनको परमिएजेज बोलते हैं दोस्तों, जो क्या करेंगे, वाहक का कार्य करेंगे और आपके पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर लेके जाएंगे, जो अपन सक्रिय परिवहन बोल रहे हैं उसको। ठीक है। अगला कार्य जो प्लाज्मा झिल्ली का है वो देखें अपने को, ये कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है। मतलब दो कोशिकाओं को आपस में जुड़ने के लिए किसके साथ जुड़ेगी, कोई दो कोशिकाएं हैं तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की सहायता से ही जुड़ सकती है। अगली बात करें दोस्तों, जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। श्वसन एंजाइम मतलब आपके कोशिका का जो आंतरिक श्वसन बोल सकते हैं, श्वसन में जिसमें ऊर्जा बनती है। ठीक है ना। उसके लिए जो एंजाइम है वो कहाँ है, किसकी बात करें, जीवाणु की बात करें, उनमें कहाँ पे होते हैं, तो आपकी कोशिका झिल्ली पर होते हैं। ठीक है ना। तो ये किसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का कार्य है। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों मैंने बताया था आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब सक्रिय परिवहन, जिसमें अपने को
जो आपके कोई भी पदार्थ है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है और अपने को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बाहर से ऊर्जा अपन किस रूप में देंगे, आपके एटीपी के रूप में देंगे, ठीक है ना। एटीपी जब टूटती है तो आपके क्या होता है, एक तो बनाती है आपका एडीपी और एक दूसरा बनता है फॉस्फेट, और साथ में अपने को ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा की सहायता से अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आयन बताया गया है, सोडियम है, सोडियम को अपन उधर भेज रहे हैं, और इधर है आपके दूसरी तरफ पोटेशियम है, पोटेशियम को इधर भेज रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह का पंप है ये सोडियम पोटेशियम पंप, और अपन यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ये आपके एक तरह का क्या हो गया, सक्रिय परिवहन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। अगला कार्य की बात करेंगे अपन, अभी पढ़ रहे हैं अपन प्लाज्मा झिल्ली के कार्य के बारे में। तो अगला कार्य है आपका अंत्य ग्रहण करना, मतलब एंडोसाइटोसिस। मतलब कोई भी पदार्थ कोशिका कोई अंदर ग्रहण कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, अंत्य ग्रहण बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को घेरकर पाचन करने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है कोशिका के अंदर, वो बाहर से अंदर ले लिया और उसको पाचन कर लिया, ठीक है ना, वो क्या हो गया, अंदर ग्रहण करना पदार्थों को, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और आगे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इस क्रिया में जो ठोस पदार्थ होते हैं वो तो फेगोसाइटोसिस। मतलब कोई भी कोशिका है यदि ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण कर रही है तो उसको अपन एंडोसाइटोसिस नहीं बोल करके एक अलग बोलेंगे नाम, फेगोसाइटोसिस है। तो वो एंडोसाइटोसिस का प्रकार, पर वो किस पदार्थ की प्रकृति क्या है, वो पदार्थ यदि ठोस है तो उस अपन इसको फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। यदि वो पदार्थ आपके तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पीनोसाइटोसिस। तो दोस्तों ये दोनों टर्म ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलते हैं अपन अगले कार्य की तरफ कोशिका झिल्ली के। तो कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालने की क्रिया। तो मतलब दोस्तों अंदर ग्रहण करने के बारे में तो पढ़ लिया आपने, अब जो आपके अनावश्यक पदार्थ हैं उनको कोशिका से बाहर भी तो निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, बहिर्कोशिका लयन, मतलब एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना कोशिका से, वो आपके एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। सिंपल है, ध्यान रखेंगे। अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं यहाँ पे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर देखो एंडोसाइटोसिस अपने क्या बढ़ा कि ये भी कोई भी पदार्थ को अंदर ग्रहण करना। तो ये आपके पदार्थ हैं, ठीक है, ये पदार्थ आपके कोशिका के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। वेसिकल्स मतलब आपके कोई धानी बनती है, धानी के अंदर उनको एकत्रित करके अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस। अब कोई अनावश्यक पदार्थ हैं, जैसे ये आपके अनावश्यक पदार्थ हैं, इनको अपने को बाहर निकालना है। तो इस प्रकार अपन कौन सी क्रिया, एक्सोसाइटोसिस की क्रिया है, उसके द्वारा अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। आज का ये टॉपिक अपने था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो मेरा अपकमिंग वीडियो है आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।